देखो सभी लोग, पिछले क्लास में लोग डिस्कस किए थे क्या, एक बार जस्ट रिवाइज कर लेते हैं हम लोग 2 मिनट में, फिर आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो, तो प्रीवियस क्लास पे हम लोग ये देखे थे कि जब लाइट ट्रेवल करता है किसी एक मीडियम पे दूसरे मीडियम, मतलब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे, और मीडियम कैसा भी हो सकता है, सपोज एग्जांपल के लिए एयर टू वाटर, या तो फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वाटर से एयर पे ट्रेवल कर रहा है, या फिर एयर से वाटर पे ट्रेवल कर रहा है। किसी भी दो मीडियम के बीच में जब लाइट ट्रेवल करेगा, एक को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम, और दूसरे मीडियम को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। रेयर और डेंसर नाम क्यों ऐसा देते हैं हम लोग, क्योंकि देखो, हम लोग जब क्या बोले थे पिछले क्लास में, देखो यहाँ पे हम लोग बोले थे अगर मीडियम का सेपरेट करेंगे, ठीक है, और लाइट रे, अगर लाइट रे ऐसा सपोज इस तरह इंसिडेंट किया, इस तरह, ठीक है, ऐसे इंसिडेंट कर गया, तो एक मीडियम पे दूसरे मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जा रहा है, सपोज इसको हम लोग मीडियम 1 बोल देते हैं, और ये जब ट्रेवल कर रहा है मीडियम 1 से लेके मीडियम 2 पे, तो आइडर तो ये टुवर्ड्स द मीडियम बेंड करेगा, नहीं तो फिर अवे फ्रॉम द मीडियम बेंड करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा। तो यहां मान लेते हैं कि टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया, ठीक है। अभी मान लेते हैं हम लोग, एक सेकेंड रुको, मान लो कि टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर रहा है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा तो कुछ ऐसा दिखाएंगे, नॉर्मल की तरफ बेंड कर रहे हैं, और ये कोई सेपरेटिंग मीडिया था, ये कोई एक सेपरेटिंग मीडियम था इन दोनों के बीच में से, मान लो, ठीक है। तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया, और एक बार ऐसा केस होगा कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा। नॉर्मल किसको बोलते हैं, जो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा नॉर्मल। चाहिए पूरा मिट गया, कोई बात नहीं, ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखे थे कि मीडियम 1 और मीडियम 2 पे स्पीड ऑफ लाइट भी वैरी करेगा, मीडियम 1 और मीडियम 2 पे स्पीड ऑफ लाइट वैरी करेगा। किसी एक मीडियम पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा रहेगा, किसी एक मीडियम पे स्पीड ऑफ लाइट कम रहेगा, ठीक है। किसी एक मीडियम पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा रहेगा, और किसी एक मीडियम पे स्पीड ऑफ लाइट कम रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो ये मीडियम 1 अगर बोलते हैं इसको, और इसको हम लोग मीडियम 2 नाम दे रहे हैं, ठीक है, मीडियम 1 मीडियम 2। तो मीडियम 1 पे सपोज स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेयर मीडियम, ऑप्टिकली रेयर मीडियम। जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल रेयर मीडियम, जिस मीडियम पे स्पीड ऑफ लाइट कम होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो एयर और वाटर में, एयर ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, वाटर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। ये हमेशा एक रिलेटिव टर्म है ना, हमेशा रिलेटिव टर्म है। देखना पड़ेगा दो मीडियम पे किस मीडियम पे लाइट का स्पीड ज्यादा है और किस मीडियम पे लाइट का स्पीड कम है। तो मान लो लाइट ऐसे आ रहा था इस तरह, और ये नॉर्मल ये हो गया, ऐसे टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर गया इस तरह, ठीक है, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन, इसी फिनोमेना को। तो मीडियम 1 का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इसको बोलते हैं μ1, और मीडियम 2 का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा μ2। ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का पहला लॉ क्या था, रिफ्रैक्शन का पहला लॉ को स्नेल्स लॉ बोलते हैं, जो क्या बोलता है, साइन ऑफ रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। और यही कांस्टेंट के वैल्यू को हम लोग बोलते हैं म्यू, व्हिच इज नथिंग बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये कांस्टेंट वैल्यू आएगा। समझ में आ गया ना, मीडियम 1 मीडियम 2। लेकिन इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कैसे करते हैं, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग डिफाइन करेंगे हमेशा इस तरह। कैसे इसको डिफाइन हम लोग करते हैं, सपोज हम लोग अगर लिखते हैं, मान लो कि ये अपना मीडियम 1 है मीडियम 2 है, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट v1 है, ठीक है, और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट v2 है, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट v2 है, और v2 है, और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या है, v1 है, ठीक है। अच्छा, मान लो कि लाइट पास कर रहा है एक मीडियम 1 से लेके मीडियम 2 पे, समझ में आ गया। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखना चाहते हैं स्नेल्स लॉ, तो साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू लिखेंगे। जनरली म्यू लिखते हैं हम लोग इस तरह 2 1, या फिर ऐसे म्यू ऐसे, ठीक है, 1 इधर और 2। इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिलेटिव टू 1, ऐसे पढ़ेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 या फिर रिलेटिव टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 रिलेटिव टू 1, ऐसे पढ़ेंगे। इसका वैल्यू इस तरह होता है, क्या होता है, μ2 by μ1, ऐसे होता है, μ2 by μ1। μ2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 और μ1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, ठीक है। तो अगर मान लो स्नेल्स लॉ हमको लिखना है यहाँ से, यही हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे हम लोग, यहाँ से अगर स्नेल्स लॉ को लिखना है, स्नेल्स लॉ का मतलब पहला लॉ रिफ्रैक्शन का, रिफ्रैक्शन का पहला लॉ है स्नेल्स लॉ। दूसरा लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और पहला लॉ क्या है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ये दूसरा लॉ है, ठीक है। दो लॉ हम लोग डिस्कस कर चुके थे और इसका नोट्स भी हम लोग लिख लिए थे, ठीक है। देखो इसको फिर से समझते हैं एक बार। तो ये μ2 पे μ1 हो जाएगा। अभी मान लो सपोज इस डायग्राम पे तुमको हम बोल देंगे कि ये एयर है, मान लो कि इसको हम एयर बोल दिए, दिस इज एयर, ठीक है। और ये हो जाएगा सपोज ये कोई डेंसर मीडियम मान लो, वाटर मान लो, ठीक है, वाटर मान लो, ठीक है। तो अभी क्या दिख रहा है हम लोग को, लाइट पास कर रहा है रेयरर से डेंसर मीडियम पे, डेफिनेटली एयर इज द रेयरर मीडियम, वाटर इज द डेंसर मीडियम, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट एयर पे हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, जो कि मैक्सिमम होता है यूनिवर्स में, वही होता है एयर पे भी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही अगर बात करेंगे हम लोग डेंसर मीडियम पे, तो डेंसर मीडियम पे तो लाइट की स्पीड घट जाएगा, जो पिछले क्लास पे भी हम लोग एज यूजुअल डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम पे लाइट ट्रेवल कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे μ21 को μ2 by μ1 लिखे हैं, ठीक है। तो अभी मान लो स्नेल्स लॉ हम लोग को लिखना है, देखो तो स्नेल्स लॉ क्या होगा, साइन आई बाई साइन आर जब भी लिखेंगे, इसका वैल्यू क्या लिख रहे हैं हम लोग, म्यू आर, म्यू रेयरर, सॉरी म्यू डेंसर, μ2 पहले ऊपर चला जाता है। जैसे साइन आई बाई साइन आर लिखेंगे ना, तो जिस मीडियम पे जाएगा ना उसका μ2 को पहले लिखते हैं, याद रखना ये बात। जैसे अगर साइन आई बाई साइन आर लिख रहे हैं तो μ2 by μ1 लिखना, μ1 by μ2 नहीं। समझ में आ गया ना। जैसे साइन आई बाई साइन आर लिखोगे हमेशा μ2 by μ1 लिखोगे, μ1 by μ2 नहीं, ये ऊपर जाएगा दूसरा मीडियम और पहला मीडियम नीचे रहेगा, मतलब μ2 by μ1 इस तरह। तो यहाँ पे μ2 तो μd है और μr कितना है, रेयरर मीडियम है। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है, पहले डिस्कस कर चुके थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का हमेशा ज्यादा होता है, रेयर मीडियम का कम होता है। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, रेयर में ज्यादा होता है और डेंसर पे कम होता है, याद रखना ये बात अच्छे से। इसका वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, ठीक है। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो अधिक होगा एज कम्पेयर टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। यही तो है पहला, व्हेन लाइट रेज बेंड्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। कोई डाउट यहाँ तक किसी को समझने में? तो when light ray travel from denser to rarer medium, it always bends towards the normal, यहीं से ये बात आता है। बोलो किसी को कोई डाउट है तो पूछो, बोलो। सर μ2 और 1 जो लिखे हैं सर, उसमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 होगा ना? हाँ बिल्कुल, ओके सर, वो कंफर्म करना। हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 लिखना है। तो साइन आई बाई साइन आर को हमेशा, अगर मान लो आई को तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस लेती हो और आर को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लिख रही हो यहाँ पे, तो हमेशा याद रखना कि जो इसको हम लोग μ2 है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे मीडियम 2 का, और μ1 उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे मीडियम 1 का, ठीक है। इस हिसाब से यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू रिफ्रैक्शन। अभी देखो तुम लोग और एक बात बोले थे, अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं μ2 1 या फिर μ2, ऐसे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, जैसे तुम्हारा मन है, ठीक है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। किस तरह डिफाइन किए इसको, डिफाइन किया हम लोग μ2 by μ1 से। अब देखो μ2 का वैल्यू क्या सीखा है, हमेशा कुछ नहीं दिया मतलब एयर है, यहाँ कुछ नहीं दिया मतलब एयर, अपने से मान लेना है, यहाँ भी कुछ नहीं दिया मतलब एयर, ठीक है। तो एयर और μ2 का वैल्यू ये भी होता है, स्पीड ऑफ एयर बाय स्पीड ऑफ मीडियम। μ1 की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, स्पीड ऑफ एयर टू स्पीड ऑफ मीडियम। तो यहाँ से ये चीज क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा v1 by v2। यानी कि और एक बात याद रखना, कौन सा बात, हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, आइदर वी कैन राइट μ2 by μ1 और वी कैन आल्सो राइट v1 by v2।
स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। क्या ये बात समझ में? इसको अच्छा ध्यान रखना, भूलोगे नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 लिख रहे हैं, जो कि μ2 by μ1 आएगा, या फिर ये होगा रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 by 1 लिखोगे तो हमेशा रिफ्रैक्टिव स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 का लेना पड़ेगा, बाई क्या लिखना पड़ेगा? मीडियम 2 का। अगर तुम्हें ऐसा लिखना है, मान लो, ठीक है, तुम्हें ऐसा लिखना है, रुको, इस तरह वैल्यू लिखना है। क्या लिखना है? ऐसा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये μ1 by μ2, तब यहाँ पे क्या आएगा? v2 by v1। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसको ऐसा पढ़ेंगे। और इसको पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, इसको पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव, सेकंड वाले को पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? दोनों का प्रोडक्ट 1 आ जाएगा। मतलब अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं 1 रिफ्रैक्टिव 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ये हमेशा 1 के बराबर होगा, ये भी बात याद रखना। ठीक, तो ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। या फिर μ21, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे हम लोग? ऐसे ही बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज नथिंग बट 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इक्वल टू 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, या फिर वाइस वर्सा, जैसे भी हो। ठीक है, इस तरह कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तरह का कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है। जैसे मान लो कि एग्जांपल के लिए देखो, सभी लोग समझ जाओगे क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पे जल्दी से देखो, मान लो एक एग्जांपल बता रहे, देखो मान लो कि एयर पे लाइट का स्पीड कितना होता है? 3 × 10⁸। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। और यही मान लो कि वाटर पे जाने के बाद ये हो गया, कम हो गया स्पीड, क्योंकि वाटर डेंसर मीडियम है। सपोज ये 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया, इतना ही होता है एक्चुअली वाटर पे जाने के बाद। तो तुम्हें निकालना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो तुम ऐसे लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है ना 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, और एयर मीडियम क्या है? 1 है एयर, या फिर वाटर एयर WA भी लिख सकते हैं। तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा म्यू वाटर, देखो क्या लिखते हैं, μ2 by μ1 है ना। देखो यहाँ पे μ21 अगर लिखे, इसको 2 मान लिए, इसको 1 मान लिए, तो क्या लिखते हैं? μ21 को लिखते हैं ना μ2 by μ1। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? म्यू वाटर बाई म्यू एयर। अच्छा, ये और किसके बराबर होगा बोलो तो? इसको और भी क्या लिख सकते हैं? So V1 by V2. वेरी गुड, V1 by V2, यानी कि V एयर बाई V वाटर। ठीक है, तो ऐसा ही लिखेंगे हम लोग। तो V एयर का वैल्यू कितना होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, और V वाटर का वैल्यू कितना होगा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे हम लोग, तो क्या मिलेगा? 1.5। यही वैल्यू आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? वाटर का। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में? कुछ नहीं दिया, मतलब एयर के रेस्पेक्ट में कितना होता है? 1.5 होता है। ठीक है, इसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से भी निकाल सकते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको याद रखना। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना अच्छे से। ये अगर बेसिक बात याद हो जाएगा तो हर तरह का सवाल बन जाएगा। बस कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए और थोड़ा सा मतलब क्लियर होना चाहिए पूरा कंसेप्ट जो है। ठीक, चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, कुछ कंपटीशन विंडो, मतलब जो थोड़ा सा NTSC टाइप का सवाल जिसमें पूछा जाता है, उस तरह कॉन्सेप्ट को देखते हैं। 10th क्लास में नहीं है जो अभी पढ़ेंगे, वो कंपटीशन लेवल पे है, मतलब थोड़ा अच्छे एग्जाम्स दोगे तो इसका क्वेश्चन आएगा। 10th में तो यही वाला आएगा, सिर्फ μ1 μ2 वाला। ठीक है, μ2 μ1 v1 v2 इतना ही रहता है। अच्छा एक सेकंड रुको, एक क्वेश्चन हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, सॉरी क्वेश्चन बोल रहे हैं, एक टॉपिक यहाँ पेस्ट करते हैं।
ठीक है, रुको एक सेकेंड। हाँ, इसको थोड़ा नीचे कर देते पहले, तो तुम लोग को ये दिखेगा नहीं। एक सेकेंड रुको, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है ना, सभी को समझ में आ रहा होगा। देखो क्या सबको डायग्राम कुछ दिख रहा है स्क्रीन पे, डायग्राम वगैरह? यस सर। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। देखो कितना बढ़िया से कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, इसको सीखोगे तो मजा आ जाएगा। देखो मतलब ऑप्टिक्स का जो रियल फीलिंग है यहाँ पता चलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं एपरेंट डेप्थ एंड नॉर्मल शिफ्ट। एपरेंट डेप्थ एंड नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है कि हम लोग मछली वगैरह पकड़ते हैं, ठीक है, मछली पकड़ते हैं या फिर जो जहाज होता है उसमें लोग ट्रेवल करते हैं, तो कोई ऑब्जेक्ट लगा रहता है, पानी में रहता है कोई ऑब्जेक्ट, वो हम लोग को दिखता है, ठीक है। तो ये सब फेनोमेना किस वजह से हो रहा है? कहीं ना कहीं से सब फेनोमेना रिफ्रैक्शन की वजह से ही हो रहा है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं से फेनोमेना किसकी वजह से हो रहा है? रिफ्रैक्शन की वजह से ही हो रहा है। क्योंकि देखो रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का क्या मतलब है? जैसे मान लो कि हम लोग एक सिक्का को, कॉइन, उसको किसी ग्लास के अंदर रख दिए हैं और उसमें पानी भर दिए हैं, तो हम लोग को कहीं ना कहीं सिक्का क्या थोड़ा ऊपर दिखता है, देखे हो उस चीज को, फील किए हो। या फिर हम लोग एक कोई भी एक ऑरेंज ले लिए, एक लेमन टाइप का ले लिया, कुछ नींबू, उसको भी पानी में रख दिए कोई कांच के जार पे और पूरा पानी भर दिए। बाहर से देखेंगे तो वो भी थोड़ा सा, मतलब हम लोग उसको एक बार में पानी से अगर बाहर निकालेंगे तो हम लोग को पहले थोड़ा लगेगा कि थोड़ा ऊपर टाइप का, बट एक्चुअली अपने पोजीशन पे ही रहता है, बट हम लोग को लगेगा थोड़ा ऊपर है। तो ये सब जो बात बताएं, यही है एपरेंट डेप्थ और नॉर्मल शिफ्ट। क्या होता है जब यदि कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट किसी डेंसर मीडियम से हम लोग ऑब्जर्व करें, इफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम, मतलब सॉरी, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट किसी डेंसर मीडियम पे है और इसको हम लोग किसी रेयर मीडियम से ऑब्जर्व करें, जैसे कि इस डायग्राम पे दिखाया गया है। देखो यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और इसको हम लोग कहाँ से देख रहे हैं? एक रेयर मीडियम से। पॉइंट ऑब्जेक्ट कहाँ पे? डेंसर मीडियम पे है, ठीक है। पॉइंट ऑब्जेक्ट है डेंसर मीडियम पे और इसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कहाँ से? ऑब्जर्व हम लोग कर रहे हैं इसको रेयर मीडियम से, ठीक। तो यहाँ पे भी क्या होगा? एक तो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना लग रहा है। अब देखो तुम लोग अब समझ जाओगे। अगर स्नेल्स लॉ पूछेंगे तो बताओ स्नेल्स लॉ क्या क्या लिखोगी? बताओ तो, बताओ तुम क्या लिखेंगे स्नेल्स लॉ? क्या नाम है, भूल गए तुम्हारा नाम, बताओ कोई भी बोलो। स्नेल्स लॉ क्या लिखेंगे यहाँ से, इस डायग्राम से? बोलो क्या लिखेंगे स्नेल्स लॉ? बताओ दीक्षा, बताओ स्नेल्स लॉ क्या लिखेंगे? Sir, it can be defined as नहीं sir, मतलब वो नहीं पूछ रहे हैं, डेफिनेशन नहीं पूछ रहे हैं, हम बोल रहे इस डायग्राम को देखते हुए स्नेल्स लॉ क्या लिखेंगे? बोलो। sir, angle of incidence और angle of reflection को देख के। हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को देख के स्नेल्स लॉ को क्या लिखेंगे? बोलो, अभी जस्ट सिखाए हैं। कोई और भी बोल सकते हैं जिनको आता है, आ रहा है समझ में। क्षितिज, सभी का नाम हम भूल जाते हैं इसलिए हमको किसी किसी का नाम याद है, लेकिन हम सभी को बोल रहे हैं, ठीक है, सभी लोग बोल सकते हो। बोलो क्या लिखेंगे स्नेल्स लॉ को? बताओ डायग्राम को देखते हुए। देखो ना यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है ना, एक तो ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिख तो रहा है। यहाँ देख के स्नेल्स लॉ क्या लिखेंगे? बोलो। सर म्यू के रिस्पेक्ट में बोले सर। हाँ, म्यू डी और म्यू आर के रिस्पेक्ट में। सर म्यू सर एक मिनट सर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू नो सर म्यू वाटर सर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम reflective index of medium of water with respect to rarer medium of air. नहीं मतलब एक क्वेश्चन पूछ रहे थे, जैसे साइन आई बाई साइन आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग म्यू आर बाई म्यू डी लिख सकते हैं, Yes, sir. है ना। क्यों लिख सकते हैं बताते हैं। क्योंकि देखो हम लोग यहाँ पे क्या देखे, सब लोग देखो ध्यान से, हाँ सीखो इसको।
ये तो कंफ्यूजन हो सकता है तुम लोग को। देखो यहाँ पे हम लोग साइन आई बाई साइन आर लिख रहे हैं, तो हम क्या बोले, साइन जहां पे रहता है आई, उसके साथ जो मीडियम है वो क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, मतलब जिसके साथ आई है वो हमेशा यहाँ पे रहेगा। या अगर इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, देखो सब लोग ध्यान से, अगर इसको म्यू2 बोल देते, ठीक, इसको हम लोग क्या नाम देते, म्यू2, इसका नाम हम लोग म्यू2 देते, और इसका नाम हम लोग म्यू1 देते, ठीक है। तो अगर स्नेल्स लॉ लिखते, तो स्नेल्स लॉ हमेशा कैसा लिखते हैं हम लोग, साइन आई बाई साइन आर को हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं, म्यू2 बाई म्यू1 लिखते हैं। सिखाया है ना, म्यू2 बाई म्यू1 लिखते हैं, है कि नहीं, बोलो बोलो हाँ ना। Yes, sir. देखो यहाँ बताए हैं, साइन आई बाई साइन आर को हमेशा क्या लिखते हैं हम लोग हमेशा लिखते हैं म्यू2 बाई म्यू1, ठीक। अब यहाँ पे देखो, इस डायग्राम पे, म्यू2 का वैल्यू म्यू डी है, और म्यू1 का वैल्यू म्यू आर है। तो इसीलिए साइन आई बाई साइन आर क्या हो जाएगा, म्यू आर बाई म्यू डी। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या चीज बोलो, समझ रहे हो? Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। तो म्यू डी साइन आई, ठीक, इक्वल टू म्यू आर इंटू साइन आर, ठीक है ना, म्यू आर इंटू साइन आर। हर्ष राज समझ रहे हो, हर्ष क्षितिज सागर Yes, sir. शुभम, ठीक है, ओके। यहाँ देखो, तो क्या हो जाएगा, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। अब रेस ओबी देखो, रेस ओए और ओबी जो है वो क्या आ जाएगा, ओ यहाँ पे देखो ओ, तो इफ द रेस ओए और ओबी जो है आर क्लोज इनफ टू रीच द आई, दोनों काफी मतलब क्लोज है, ओबी और एक्चुअली जो ओए है और ओबी है वो रे काफी क्लोज है, ऐसा दिखा रहे हैं लोग डायग्राम पे, बट काफी क्लोज है। तो एंगल बहुत छोटा होगा, ठीक है। दिस साइन एंगल एंड टैन एंगल आर वेरी स्मॉल, मतलब एंगल व्हेन द टू रेज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, द एंगल बिटवीन टू रेज इज वेरी स्मॉल, हम लोग जानते हैं ज्योमेट्री में। तो इसीलिए साइन आई और टैन आई का जो वैल्यू है ये बहुत छोटा होगा, ठीक है ना, बहुत छोटा होगा, इट इज ऑलमोस्ट मतलब वेरी स्मॉल। तो अब देखो, हम लोग यहाँ पे एक चीज को डिफाइन किए, अगर इस एंगल को लिखना है इस ट्रायंगल से साइन आई का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, पी बाई एच। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर का वैल्यू जो है वो पी मान लिए, और एच का वैल्यू क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, डीएसी। तो इसलिए साइन आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन आई का वैल्यू हो जाएगा पी बाई बी। पी देखो ये है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर पी, पी बाई बी बोलते हैं, सॉरी पी बाई एच। और एच क्या हो जाएगा, एच ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, एच इज दिस डिस्टेंस एच, ठीक है, डी, हाँ, तो ये डिस्टेंस एच हो जाएगा। तो हम लोग इसको P इंटू डी लिख सकते हैं। सॉरी दिस द हाइपोटेन्यूज, सॉरी दिस इज द हाइपोटेन्यूज, हाँ ये थोड़ा बड़ा होगा ना, ये सबसे ज्यादा है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का वैल्यू, ठीक है। ये क्योंकि ये 90 है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया। तो tan थीटा का वैल्यू करेंगे P बाई बी, तो tan थीटा का जो वैल्यू है साइन थीटा का तो ऑलमोस्ट सेम आएगा, जो कितना हो जाएगा P बाई बी, P परपेंडिकुलर, B का वैल्यू कितना, DAC। तो ये दोनों सेम है, समझ रहे हो ना। जब एंगल आई बहुत छोटा है तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, सॉरी बार बार परपेंडिकुलर बोल रहे, सॉरी, जब साइन आई और जब एंगल बहुत छोटा रहता है आई का वैल्यू, उस समय ये वाला, ये क्या है, ये है तुम्हारा बेस, ठीक, और हाइपोटेनियस, ये ऑलमोस्ट दोनों सेम होगा कि नहीं, बोलो। अगर ये एंगल बहुत छोटा होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, क्या बताओ, नहीं समझ में आया तो बोलो, बोल देंगे फिर, होगा ना छोटा बहुत। एक बार अगर ये, फिर से रिपीट कर दीजिए सर। हाँ एक बार फिर रिपीट कर दे, रुको, तुम लोग थोड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है ना, यहाँ से अच्छे से मिटा के बता देते हैं। देखो चलो, पहला स्टेप सभी को क्लियर है कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू आर बाई म्यू डी होगा, क्योंकि साइन आई बाई साइन आर म्यू2 बाई म्यू1 होता है, तो म्यू2 का वैल्यू यहाँ पे क्या है, म्यू डी है, और म्यू आर का जो वैल्यू है वो म्यू1 है, तो ये हो गया। अब इस ट्रायंगल पे देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे सपोज
ब्लू कलर से देखते हैं, रुको इसको हम लोग ब्लू कलर से देखते हैं, ठीक है। देखो ये ट्रायंगल पे, ये वाले ट्रायंगल पे, ये ट्रायंगल पे, इस पे tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है p बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेनियस हो गया। परपेंडिकुलर p हो गया, बेस का वैल्यू क्या हो गया? DAC। देखो ये डिस्टेंस पूरा कितना है? DAC। तो बेस का वैल्यू हो गया DAC, और हाइपोटेनियस ये वाला हो गया, ठीक है। हम बोल रहे हैं अगर एंगल आई छोटा रहेगा, तो बहुत छोटा रहेगा, तो क्या हो जाएगा? बेस और हाइपोटेनियस ऑलमोस्ट सेम रहेगा कि नहीं? बोलो। Yes, sir. अगर ये छोटा रहेगा तो ये बहुत छोटा है मान लो, तो ऑलमोस्ट ही सेम रहेगा ना, इस तरह ये ऑलमोस्ट सेम रहेगा ना दोनों, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो इसलिए साइन आई और tan आई का वैल्यू ऑलमोस्ट हम लोग इक्वल टू p बाई डी सी लिख सकते हैं, ठीक है। p का वैल्यू क्या हो जाएगा? p का वैल्यू हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जो ये बेस है उसका वैल्यू DAC हो जाएगा। इसी तरह इस ट्रायंगल से हम लोग r का वैल्यू निकाल दिए, r का वैल्यू। तो यहाँ देखो एक और ट्रायंगल बन रहा है, उस पे r कितना हो जाएगा? साइन आई को tan आई को p बाई DAP, क्योंकि बेस ये वाला DAP है। ध्यान से डायग्राम देखना सब लोग, ठीक है। बेस यहाँ पे DAP है, तो इसलिए साइन r बाई tan r का वैल्यू हो जाएगा p बाई DAP। जहां पे इक्वेशन 1 और 2 में हम लोग, सॉरी इक्वेशन 1 पे हम लोग इसका वैल्यू को रखेंगे, साइन आर के वैल्यू को, ठीक है। r का वैल्यू मिल गया, और साइन आर का भी मिल गया, साइन आई का भी मिल गया, इसके वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ पे DAC को बोलते हैं एक्चुअल डेप्थ, DAC को बोल रहे हैं एक्चुअल डेप्थ, मतलब ऑब्जेक्ट जहां पे एक्चुअली प्लेस्ड है, और DAP को बोल रहे हैं अपरेंट डेप्थ, जहां पे वो दिख रहा है अपरेंटली। तो इसीलिए अब इस वैल्यू को अगर पुट कर देंगे तो यहाँ पे देखो म्यू डी, ठीक, बहुत सिंपल है, सभी को समझ में आ जाना चाहिए। म्यू डी बाई म्यू डी इंटू पी बाई डी सी इक्वल टू म्यू आर इंटू पी बाई डी ए पी हो जाएगा, क्योंकि आई और साइन आई और साइन आर के वैल्यू को पुट कर दिए। इसका मतलब डीपी बाई, अगर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग प्रॉपर्ली, पीपी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो DAC बाई DAP क्या आ जाएगा? म्यू आर बाई म्यू डी, विच इज नथिंग बट म्यू वन बाई म्यू टू, क्योंकि म्यू आर को म्यू वन लिखे और म्यू डी को म्यू टू लिखे हैं, ठीक है। अब ये कौन सा मीडियम बताओ? म्यू आर कौन सा मीडियम है? बोलो। एयर है, ठीक। और ये कौन सा मीडियम नहीं पता हम लोग, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है। तो इसलिए म्यू वन के जगह क्या वैल्यू हो जाएगा? एयर हो जाएगा, और म्यू डी की जगह म्यू लिख दिए। इसलिए अपरेंट डेप्थ कैसे डिफाइन करेंगे? DAP इक्वल टू, अभी हम पूछेंगे तुम लोगों से, ध्यान देना, ठीक। DAP का वैल्यू क्या हो जाएगा? बोलो। DAC बाई म्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको कैसे डिफाइन कर लिए? ये रिलेशन अपरेंट डेप्थ और एक्चुअल डेप्थ में एक रिलेशन है। सो इसी वजह से अब देखो म्यू का वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा ऑब्वियसली 1 से, इसलिए अपरेंट डेप्थ क्या होगा? कम होगा एज कंपेयर टू एक्चुअल डेप्थ, ऑब्वियसली कम आएगा। द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज कॉल्ड नॉर्मल शिफ्ट। अब जो डिस्टेंस आएगा दोनों के बीच में, उसी को नॉर्मल शिफ्ट बोलेंगे। क्या ये बात यहाँ तक समझ में आ गया? अपरेंट डेप्थ और एक्चुअल डेप्थ रिलेशन, बोलो। कुछ बोलो, हाँ ना। आया समझ में? बताओ। सर एक डाउट है सर। सर वो डिस्टेंस, वो सर जो Sir, डेप्थ है, हाँ बोलो बोलो बोलो, सर आराम से बोलो। डेप्थ AC है और सर वो डेप्थ AP है सर। वही वो नहीं समझ आ पा रहा है कि वो एक्चुअल डेप्थ, सर वो एक्चुअल डेप्थ है, और वो जो अपरेंट डेप्थ है वहां पे वो विजिबल हो रहा है। हाँ, एक्चुअल डेप्थ मतलब मान लो एक सिक्का हम लोग कॉइन लिए हैं और वो एक्चुअली यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। सिक्का जो एक्चुअली यहाँ पे रखा हुआ है, देखो रेड सम जहाँ दिखा रहे हैं, यहाँ पे रखा हुआ है, बट दिखेगा हम लोग को यहाँ पे कुछ शिफ्ट करके दिखेगा। ये वाला डिस्टेंस है एक्चुअल डेप्थ, ये हो जाएगा अपरेंट डेप्थ, और दोनों में डिफरेंस जो एक्स लेंगे उसको बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। उसी डिस्टेंस को बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। कितना शिफ्ट किया नॉर्मली? बोलो, क्लियर है?
यस सर वो जो एक्स है वो ऑब्जेक्ट है सर। नहीं, x एक डिस्टेंस है। मतलब सर मान लो, डिस्टेंस। हाँ पानी में मान लो सिक्का रखे हैं कहीं पे, ठीक 5 मीटर यस पे सर। है, तो हो सकता है हम लोग को 4.8 मीटर पे ही दिखेगा, लेकिन एक्चुअल 5 मीटर पे ही है। बट ऊपर से दिखे थोड़ा ऊपर दिखता है हम लोग को, यस थोड़ा सर। सा ऊपर दिखेगा, ठीक ऊपर दिखेगा। और मछली के केस में क्या होता है, उल्टा होगा, इसलिए हम लोग मछली को पकड़ लेते हैं। मछली वाला बताएंगे अभी। एक्चुअली मछली लोग डेंसर से रेयर मीडियम पे देख रहे हैं वो लोग, और हम लोग तो रेयर से डेंसर पे देख रहे हैं, तो जस्ट यस उल्टा है सर। फिश के केस में, ठीक है। फिश को लगता है कि, बताएंगे क्या केस होता है, किस तरह पकड़ा जाएगा फिश, ठीक। अच्छा बोलो, यहाँ तक डाउट है किसी को, कैसे डिराइव हुआ ये? कोई कुछ बोल रहे थे, बोलो, कोई कुछ बोल रहे थे अभी, कोई कुछ बोल रहा था, बोलो क्या बोल रहा था। क्षितिज भी बोल रहे थे क्या? नहीं सर। कौन, तुम बोल रहा था, बोलो कौन बोल रहा था? कुछ किसी को पूछना है कि समझ में आ गया, बताओ जल्दी बोलो, तब ना आगे बताएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया ना? सर कोई नहीं बोलेगा तो समझ जाइए कि आ गया। तो बोलने में क्या है, बोल देना। नहीं मान लीजिए किसी को नहीं समझ आएगा, कोई दूसरा बोल दिया तो आप आगे ना बढ़ जाइएगा। हाँ अच्छा, कोई नहीं बोलेगा, समझ जाएंगे कि समझ में नहीं आया। नहीं कोई नहीं बोलेगा तो समझ जाइएगा कि आ गया समझ। ठीक है, वेरी गुड, अच्छा बात बोलो तुम, तब यही करेंगे अब। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा यहाँ पे, x हो जाएगा नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट का मतलब इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल डेप्थ टू एपरेंट डेप्थ। अब देखो इसको भी कैसे हम लोग डिराइव करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक एपरेंट डेप्थ और एक्चुअल डेप्थ रिलेशन निकाल लिए थे, ये होता है, ठीक है। तो x का वैल्यू DAC और DAP क्या होता है, DAC बाय म्यू। यहाँ फाइंड आउट कर लिया उसका वैल्यू को, बस पुट कर दो। तो अब DAC कॉमन ले लेंगे तो 1/1 माइनस म्यू बचेगा। अब DAC को D पुट कर दिया, मान लो D है, कोई डिस्टेंस है, तो x का वैल्यू इसीलिए क्या आएगा, x का वैल्यू इसीलिए आ जाएगा, इस पे सवाल रहता है, ठीक, इसमें बहुत अच्छा न्यूमेरिकल बन सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे जो नॉर्मल शिफ्ट है उसका वैल्यू आएगा x इक्वल टू D ब्रैकेट में 1 माइनस म्यू। इस चीज को बोलते हैं हम लोग एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ एंड नॉर्मल शिफ्ट। ये कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट कब था, जब लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रॉम डेंस रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जैसे मान लो कि हम लोग ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पे देख रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ है कि ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम, ऑब्जेक्ट अब रेयर मीडियम पे है और उसको देखा जाएगा कहाँ से, डेंसर मीडियम से। जैसे ये फिश दिख रहा है डायग्राम पे ना, ये फिश, तो अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग के लिए फिश एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम लोग को फिश क्या दिखेगा, ऊपर दिखेगा, वही कॉन्सेप्ट से। ये फिश का एक्चुअल डेप्थ है, हम लोग को दिखेगा फिश थोड़ा ऊपर। जब पानी पे रहेगा ना फिश, तो पानी पे फिश है तो पानी का कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और हम लोग खुद तो पानी में नहीं है, हम लोग ऊपर है, हम लोग एयर पे है। तो जब हम लोग फिश को देखते हैं तो एक्चुअल में फिश का जो पोजीशन है उससे थोड़ा ऊपर दिखता है फिश। तो फिश एक्चुअली एक एपरेंट डेप्थ पे है, सॉरी एक अपना एक्चुअल डेप्थ पे है, बट हम लोग को दिखेगा एपरेंट डेप्थ पे। और जितना डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में, उसी डिस्टेंस को बोलेंगे तो नॉर्मल शिफ्ट। उसी डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे नॉर्मल शिफ्ट, ठीक। तो देखो जैसे मान लो शीप है, शीप से भी हम लोग अगर देखेंगे ऑब्जेक्ट को तो हम लोग को भी शीप से ऑब्जेक्ट थोड़ा ऊपर दिखेगा, है ना। ये एक्चुअल डेप्थ पे है, हम लोग को दिखेगा कहाँ पे, अपरेंट डेप्थ पे, और ये हो जाएगा नॉर्मल शिफ्ट। अच्छा अब हम लोग सपोज फिश, हम लोग अपने आप को फिश मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग है ये, या फिर फिश समझ लो कुछ देर के लिए खुद को। तो अब फिश देख रहा है यहाँ पे, ये फिश का आई है, ठीक है, ऐसे देख रहे हैं। अब फिश अगर कोई इमेज दिखेगा, कोई चिड़िया को देख रहा है, बर्ड यहाँ पे है सपोज, ठीक है। तो फिश क्या है, फिश खुद डेंसर मीडियम पे है, और फिश ऑब्जेक्ट को कहाँ देख रहा है, रेयर मीडियम पे। तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन से, एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट का हाइट है वो ये वाला है, ठीक है, और एपरेंट हाइट थोड़ा ऊपर दिखेगा, ये एक्चुअल हाइट है। जस्ट उल्टा हो जाएगा, देखो इसलिए मछली ना, जब लोग मछली को पकड़ने आते हैं तो मछली इसलिए पकड़ा जाएगा, उसको लगेगा कि दूर में है। उसमें हम लोग जब
क्या बोलते हैं, पानी में एक स्टिक होता है ना, उसमें हम लोग कुछ एक थ्रेड बांध देते हैं और कुछ खाने के लिए छोटा सा कुछ मतलब इंसेक्ट टाइप को उसमें डाल देते हैं पानी में, मतलब पानी के जैसे सरफेस पे रखते हैं। तो फिश को दिखता है कि एक्चुअल जहां पे उससे पहले ही दिख जाता है, ठीक है, इसलिए वो उसको कैच करने के लिए आता है खाने के लिए और पकड़ा जाता है। इसका मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये देखो यहाँ पे ना ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज यहाँ बन रहा है, तो फिश को लग रहा है अभी काफी दूर में है, मतलब फिश को क्या लग रहा है कि इमेज अभी काफी दूर में, तो हम सेफ है यहाँ पे, तो फिश पकड़ा जाता है, ठीक है। तो अब इसका जो एक्चुअल सिर्फ हाइट है ना ऑब्जेक्ट का, एक्चुअल हाइट ये वाला है, ये वाला एक्चुअल हाइट है, लेकिन एपरेंट हाइट कहाँ पे, एपरेंट हाइट ये आ जाएगा, एक्चुअल हाइट ये वाला है, ठीक है। तो इसलिए इसके कंडीशन नॉर्मल सिर्फ बदल जाता है। तो फिर से तुम स्नेल्स लॉ लगा दो, तो हम लोग ये चीज तो पढ़ लिए हैं कि डी एपरेंट बाई डी एक्चुअल बाई डी एपरेंट, ये हम लोग क्या आ रहा था, μ1 बाई μ2, देखो यहाँ पे डिराइव किए थे हम लोग, μ1 बाई μ2 है ना, μr बाई μd। तो अब यहाँ पे देखो एक सेकेंड, अब यहाँ पे जो μr का वैल्यू है, μ1 का वैल्यू वो μr है और μ2 का वैल्यू μd है, तो ये 1 बाई μ आ जा रहा है, वहां पे μ आ रहा था, इसमें 1 बाई μ आ जा रहा है। तो अब जो एपरेंट डेप्थ है वो म्यू टाइम्स जो है एक्चुअल डेप्थ हो जाएगा, मतलब म्यू एपरेंट डी एपरेंट इक्वल टू म्यू इनटू डी एक्चुअल, तो डी एक्चुअल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हाई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी हायर देन इट्स रियलिटी, तो अपने जहां पे ये है उससे ज्यादा हायर दिखेगा मछली को, मतलब जब एक्चुअल पोजीशन पे उससे लगेगा कि और दूर है वो। तो ये बात को अच्छे समझो, क्या हो जाएगा कि हाई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू हायर देन इट्स रियलिटी, रियलिटी से ज्यादा ऊपर दिखेगा ये। तो x इक्वल टू का डी एपरेंट बाई डी एक्चुअल, इस बार डी एपरेंट क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हम लोग पुट कर लिए क्या, म्यू इनटू डीएसी, तो पुट कर दो डीएपी का वैल्यू म्यू इनटू डीएसी, डीएसी कॉमन लेंगे तो x का वैल्यू म्यू -1 इनटू डीएसी आ जाएगा। समझ में आ गया ना, इसको बोलते हैं कंडीशन फॉर डेंसर टू रेयर मीडियम। ये सब कोई भी जो भी ऑब्जेक्ट पानी में रहते, जैसे फिश हो गए हैं या और भी कोई वाटर में रहने वाले ऑब्जेक्ट बोलते सॉरी, कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट क्या बोले, वाटर पे रहने वाले कोई भी जीव बोल सकते हैं, कोई भी स्पेसिस, वो इसी तरह का ऑब्जर्व करता है हमेशा, रियलिटी से कुछ मतलब जहां पे रियलिटी है उसके पहले उसको दिख जाता है, ठीक है। चलो यहाँ तक पहले हम पूछते हैं सबसे समझ में आया कि नहीं, फिर हम लैटरल स्ट्रिप क्लास में बता देंगे। ये पाठ हमको कौन समझा सकता है अच्छे से, बोलो कौन है जो समझा सकते इस पाठ को, बताइए जल्दी, 8-7 बच्चों में बोलिए। ईशान, प्रिया, दीक्षा, हर्ष, क्षितिज, सागर, शुभम, बताओ कौन बताओगे अच्छे से, क्या बोले अब तक, बोलो, बोलने से एक तो याद हो जाएगा ना तुम लोगों को, बाद में फिर समझ, मान लो क्लास के बाद समझना नहीं पड़ेगा, एक बार घर में देखोगे तो हो जाएगा, अभी बता दो इसलिए, ठीक है। बोलो क्या क्या समझे हो, जल्दी बोलो। सर ट्राई कर सकते हैं सर। हाँ ट्राई करो ना, थोड़ी ना गलत होगा तो हम कुछ बोलेंगे, ठीक है। पूछ रहे हैं, बस पूछ रहे हैं, यहाँ पे डरना नहीं है कि गलत हो गया तो क्या मतलब गलत बोल दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सबको बोल, जितना भी समझ में आया बोलो ना, तो हम फिर बता देंगे, ठीक है, उसके लिए टेंशन ले रहे हैं। सर वो जो डायग्राम है सर, उसमें जो वो जो एक्चुअल डेप्थ है और एक अपरेंट डेप्थ है, तो सर अपरेंट डेप्थ है, तो सर वो डेंसर मीडियम, सर वो जो डेंसर मीडियम में सर वो थोड़ा सा ऊपर दिखता है, उसका इमेज फॉर्मेशन जो होता है वो उसका डेप्थ थोड़ा ऊपर दिखता है। कोई भी एयर कुछ इन एनी मीडियम एक्सेप्ट एयर, तो वहाँ पे उसका जो वहाँ पे एक नॉर्मल शिफ्ट एक वो हो जाएगा, नॉर्मल शिफ्ट, तो अब वहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, वहाँ से फिर रिफ्लेक्शन होगा, हाँ तो वहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, तो फिर वो एंगल ऑफ इंसिडेंट बनेगा, और जो रेयरर मीडियम है वहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। तो यहाँ पे साइन आई बाई साइन आर को हम लोग म्यू आर बाई म्यू डी लिखेंगे, जो इसमें वेरी गुड, ये जो इक्वेशन होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, 1 बाई म्यू लेस देन 1 होगा,
ये सर लेस देन 1 होगा, इसमें हम्म। लेस देन 1 होगा। तो इसमें जो रियलिटी से सर मैं ये वाला फिगर बता रही हूँ सर। अच्छा ऊपर वाला, यस सर। अच्छा ठीक है, बोलो बोलो। सर इसमें मोर देन 1 होगा ना, हम्म, तो इसमें मोर देन 1 होगा तो ये रियलिटी से थोड़ा ज्यादा नजदीक दिखेगा। हाँ इसमें, हाँ और इसमें जो एपरेंट डेप्थ आएगा वो एक्चुअल डेप्थ इसमें मतलब एक्चुअल डेप्थ ज्यादा होगा एपरेंट डेप्थ से, है ना। एक्चुअल डेप्थ ज्यादा होगा, इसमें यस जस्ट सर। ऑपोजिट आ रहा है। देखो हम दोनों को सर्कल कर दे रहे हैं, एक सर्कल यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग ग्रीन पेन से कर रहे हैं, या फिर इसको इस पेन से कर दे रहे हैं कलरफुल पेन से। देखो यहाँ पे एक सर्कल किए और एक सर्कल यहाँ पे किए, दोनों में देखो डिफरेंस देखो, एक सर्कल यहाँ पे किए तो इसमें एक्चुअल डेप्थ जो है वो ज्यादा है एपरेंट डेप्थ से, इसमें एक्चुअल डेप्थ कम है एपरेंट डेप्थ से, यही अंतर है। ठीक है, और इसी यस हिसाब सर। से हम लोग डिराइव भी कर ले रहे हैं। इसको घर में एक बार जाके क्लास के जस्ट बाद कॉपी पेन लेके एक बार डायग्राम लिख के प्रैक्टिस कर लेना, कॉपी बंद कर मतलब नोट्स बंद करके, ताकि तुम खुद से इस चीज को डिराइव कर पा रहे हो या नहीं। सब लोग ऐसा करना, 5 मिनट से 10 मिनट लगेगा। ठीक है, अभी जस्ट करना, बाद में करेंगे ऐसा मत सोचना। इसको अभी जाके करना, मतलब क्लास के जस्ट बाद घर में कॉपी और पेन लेके इसको एक बार पढ़ लेना, फिर बंद कर देना, फिर एक ऑब्जेक्ट बना के डिराइव करके देखना कि क्या एक्चुअल डेप्थ का वैल्यू निकाल पा रहे हैं, और क्या हम लोग यहाँ पे शिफ्टिंग जो नॉर्मल शिफ्ट वो समझ पा रहे हैं या नहीं, लिख पा रहे हैं कि नहीं। फिर इसको भी ट्राई करना, ठीक है, दोनों में डिफरेंस देखना। समझ में आ गया? ठीक है। इसके बाद एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। लैटरल शिफ्ट, ठीक, देखो लैटरल शिफ्ट क्या होता है। लैटरल शिफ्ट का मतलब होता है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज नोन एज लैटरल शिफ्ट। ये तो 10th क्लास में भी है। अब जैसे मान लो एक यहाँ पे ना एयर है, ठीक, और यहाँ पे ग्लास है, तो ग्लास या कुछ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बोल दे रहे हैं। अब लाइट रे इंसिडेंट किया कहां से कहां तक, रेयर से डेंसर मीडियम पे, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट करेगा, बेंड कर गया। इसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल दे रहे हैं, है ना। इसको हम लोग एंगल ऑफ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जा रहा है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, क्योंकि ये रेयर से डेंसर मीडियम ट्रेवल करेगा। अगर ये ट्रेवल नहीं करता, बेंड नहीं करता, तो ऐसा सीधा निकल जाता, जिसको हम डॉटेड लाइंस यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, ऐसा सीधा निकल जाता, ठीक है। अगर बेंड नहीं करता तो ऐसे सीधा निकल जाता। तो हम लोग क्या इसको डिफाइन कैसे कर रहे हैं, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रहा है ना, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे, अब ये भी तो एक तरह का इंसिडेंट रे ही है। अभी इसके लिए जब ये फिर वापस बाहर निकल जाएगा, फिर से यहाँ पे एयर मिल जाएगा, तो ये तो इंसिडेंट रे का ही काम करेगा, ठीक है। एंड द इमर्जेंट रे मतलब ये जो रे बाहर की तरफ जा रहा है, इसको इमर्जेंट रे बोल रहे हैं, मतलब सीधा जो हम लोग बना देंगे, नहीं बेंड करता तो। इसके बीच में नॉर्मल डिस्टेंस लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमेशा नॉर्मल डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर नॉर्मल डिस्टेंस लेना पड़ेगा, इसको बोलो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल रहे हैं। उसको बोलेंगे, उसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। जैसे यहाँ पे लैटरल शिफ्ट BC है, BC, इसको हम लोग D लिखे हैं, ठीक है। और थिकनेस ऑफ द स्लैब क्या है, ये ग्लास स्लैब, इसका थिकनेस T है सपोज, तो इसको तुम डिराइव कर सकते हो, देखो कैसे। ट्रायंगल BOC पे, BOC में दिख रहा है ना BO, और C कहाँ दिख रहा है, देखो ये C है, ठीक है, ये C हो गया, तो इसको मिटा देते हैं, दिखेगा नहीं। देखो इस ट्रायंगल पे, ट्रायंगल BOC पे, ये ट्रायंगल हो गया BO और C पे। इस ट्रायंगल पे साइन I माइनस R का वैल्यू क्या हो जाएगा, BC बाई OB, P बाई H, BC P है और H क्या OB है, तो इसका वैल्यू D मान लिए हैं। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो, लैटरल शिफ्ट को D मान लिए हैं, और OB क्या, OB तो OB ही है, ठीक है, तो D बाई OB हो गया। तो यहां से अगर D का वैल्यू निकालना है, यहां से यदि D का वैल्यू निकालना है तो कितना हो जाएगा, D का वैल्यू यहां से हो जाएगा कितना, बोलो। देखो D का वैल्यू होगा OB इंटू साइन I माइनस R, और इन ट्रायंगल OBD में अगर कॉस का वैल्यू निकालते हैं हम लोग, तो कॉस क्या होता है, B बाई H होता है ना, तो B तो OD है, B क्या है, OD है, OD इस ट्रायंगल पे देख रहे हैं अब, ठीक।
और ओबी क्या है, ओबी अपना यहाँ पे ये पूरा ओडी यहाँ तक है, और ओबी क्या हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट इतना है मान लो, पूरा इसको यहाँ तक मिला देना पड़ेगा, और ओबी क्या हो जाएगा, ओबी ओबी है। अब इस जो ओडी का वैल्यू है एक्चुअली थिकनेस है ग्लास स्लैब का, ये थिकनेस हो गया जिसका वैल्यू टी है, ओबी ओबी है, तो ये ट्रायंगल यहाँ से मिल जाएगा, ओबी को लिख सकते हैं टी बाई कॉस आर। अब इक्वेशन 1 और 2 से डी को क्या लिख सकते हैं, टी कॉस आर और साइन आई माइनस आर, क्योंकि हम लोग डी को क्या निकाल लिया है, डी का पहले निकाल लिया साइन आई माइनस आर, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन से ये वाला आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग लैटरल शिफ्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लैटरल शिफ्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। क्या डाउट किसी को है तो पूछो। क्या क्षितिज डाउट है? सर लैटरल शिफ्ट में कोई डाउट नहीं है, बस वो एपरेंट डेप्थ और नॉर्मल शिफ्ट वाला पार्ट एक बार हमको रिवाइज करना पड़ेगा। अच्छा, समझ में नहीं आया क्या हुआ था? समझ में आ गया लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना, तो एक बार रिवाइज करेंगे तो अच्छा, क्लियर हो खुद से जाएगा। रिवाइज करके देखना, ठीक, खुद से करके देखना, डायग्राम ड्रॉ करके बढ़िया से लिखोगे खुद से तो समझ में आ जाएगा। तो यही ऑनलाइन क्लास में प्रॉब्लम है, तुम लोग नहीं ना लिख पा रहे हो, मतलब सामने अगर लिखते तो हम उसको बताते हैं कि कैसे लिख रहे हो, चेक करते कॉपी सभी का, अभी कॉपी चेक नहीं कर पा रहे कैसे कौन लिख रहा है, तो इसलिए खुद से एक बार क्लास के बाद इन सब चीजों को कॉपी बंद करके एक बार समझोगे, खुद से लिखोगे, एक ग्लास स्लैब ड्रॉ करोगे, पॉइंट बनाओगे, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ट्रायंगल लोगे साइन थीटा कॉस थीटा करके, फिर सॉल्व करोगे, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया होगा, जिनको नहीं आया एक बार रिवाइज जरूर करना घर में, तब भी नहीं आएगा तो हम बता देंगे। सर हाँ बोलो। सर वो जो अपरेंट डेप्थ और वो जो एक्चुअल डेप्थ बता रहे थे सर, उसमें पहला फिगर में सर ऑब्जेक्ट जो होगा वो लेस देन 1 होगा। ऑब्जेक्ट लेस देन 1 मतलब? सर सॉरी सर, म्यू आर बाय म्यू डी सर लेस देन 1 होगा। हाँ जैसे इसमें, अच्छा पहले कंडीशन में ना, पहले में Yes. देखो, पहले में तुम्हारा रिलेशन आएगा वो आएगा DAP इक्वल टू DAC बाय म्यू, यानी कि डी एपरेंट इक्वल टू डी एक्चुअल बाय म्यू। तो म्यू का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा, क्योंकि म्यू Yes, तो sir. यहाँ पे डेंसर मीडियम को माने, और म्यू आर इक्वल टू 1 माने रेयर मीडियम का, तो इसीलिए डी एपरेंट का वैल्यू क्या होगा, हमेशा छोटा होगा ना। जैसे इस क्वांटिटी को हम लोग किसी 1 से बड़े क्वांटिटी से डिवाइड देंगे, अगर मान लो 2 से डिवाइड देंगे, 3 से देंगे, तो डीएपी क्या होगा, एपरेंट वाला छोटा होगा ना डीएससी से, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. इसलिए तो डीएससी हमेशा ज्यादा आता है, ठीक है, डीएससी इज ऑलवेज ग्रेटर देन डीएपी। एक बार तुम लिखना ना घर में, सब लोग आराम समझ जाओगे, ठीक है, एक बार लिखना सब लोग अच्छे समझ जाओगे, ठीक। चलो अब आगे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, एक बार समझोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। अच्छा रुको, इसको थोड़ा ऊपर करते, पीडीएफ तो मिल जाएगा, पीडीएफ भी ले लेना, सर के पास भेज देंगे, ठीक है। एक सेकंड रुको, देखो एक और चीज यहाँ पे बता रहे हैं, टीआईआर कंपटीशन विंडो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको हम लोग, टीआईआर, ठीक है। अच्छा, इसके पहले कुछ इलस्ट्रेशन बता रहे हैं, इसके पहले कुछ हम लोग इलस्ट्रेशन देख रहे हैं, मतलब इलस्ट्रेशन मतलब एग्जांपल, किसके लिए, रिफ्रैक्शन के लिए। तो तुम लोग सभी लोग ये घर में एक बार जरूर देखे हो, या फिर ऐसा ऑब्जर्व किए हो बचपन से, कि अगर हम लोग किसी पेंसिल को एक ग्लास पे डिप करके रखते हैं, या फिर स्ट्रॉ को, इससे कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, या फिर हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स तो कलरफुल होता है, पानी मान लो पी रहे हैं, पीते नहीं जनरली स्ट्रॉ से पानी, व्हाइट कलर का कोई कोल्ड ड्रिंक्स टाइप का हम लोग उससे पी रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉ को जब डिप करेंगे ना, तो कांच के ग्लास पे हम लोग को बाहर से दिखेगा कि वो जो स्ट्रॉ है वो थोड़ा इस तरह बेंडेड टाइप का दिखेगा, ठीक है। या फिर चम्मच को भी अगर डिप करके रखते हैं किसी ग्लास में, कांच के ग्लास में जहाँ पे पानी भरा हुआ है, चम्मच भी थोड़ा सा बेंडेड दिखता है, या फिर पेंसिल। तो ये इलस्ट्रेशन क्या है, ये इलस्ट्रेशन है कुछ रिफ्रैक्शन का, ठीक है। तो पहला इलस्ट्रेशन क्या है यहाँ पे, जब ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पे है, डेंसर मीडियम से देख रहे हैं, है ना, इसको रेयर मीडियम से देख रहे हैं हम लोग, ऑब्वियसली वही चीज जो बताया उसी का एग्जांपल है। हम लोग इस पेंसिल के टिप को कहाँ से देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे हम लोग आई है, ठीक है ना, हम लोग खुद रेयर मीडियम पे है, और ये खुद डेंसर मीडियम पे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका कम है, तो क्या होगा, शिफ्टिंग होगा,
तो देखो अभी क्या होगा, बेंड क्यों कर रहा है, क्योंकि एक्चुअल तो यहाँ पे है बट दिख रहा है हम लोग को यहाँ पे, तो इसलिए तो इतना शिफ्ट कर गया। बोलो क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट इसका? एग्जाम्पल समझ में आ गया एग्जाम्पल्स का? Yes, इसलिए sir. एपीएस करेगा dy म्यू पे। ठीक। अच्छा एक और एग्जांपल है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज बेसिकली एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एग्जांपल है। तो क्या बोलते हैं, ड्यू टू फ्लक्चुएशन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हम पढ़ाएंगे। इसका 5 नंबर या 3 नंबर के सवाल में क्लास 10 में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तो नोट्स का पूरा दिखा देंगे। अभी तो थोड़ा सा पॉइंट समझा देते हैं। तो क्या हो जाता है कि ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेयर, देखो हम लोग का एटमॉस्फेयर कैसे बना है, हम लोग का एटमॉस्फेयर ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ गैसेस से बना हुआ है। कहीं पे हॉट एयर है, कहीं पे कोल्ड एयर है, कहीं पे डेंस एयर है, कहीं पे रेयर एयर है। तो इसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिएबल है, यानी कि हर प्लेस पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एटमॉस्फेयर का बदल सकता है। क्यों बदल रहा है? क्योंकि कहीं पे हॉट एयर है, कहीं पे कोल्ड एयर है। ठीक है, तो ये फ्लक्चुएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए रिफ्रैक्शन होते रहेगा, हमेशा इरेगुलर रिफ्रैक्शन होते रहेगा। कभी डेंसर से रेयर जाएगा, बेंड करेगा टुवर्ड्स नॉर्मल। कभी रेयर से डेंसर जाएगा तो बेंड करेगा टुवर्ड्स नॉर्मल। कभी रेयर से डेंसर में जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगा। तो इसी वजह से एटमॉस्फेयर पे इरेगुलर रिफ्रैक्शन होता रहेगा, है ना, बार बार रिफ्रैक्शन होता रहेगा। ठीक है, और लाइट जो समटाइम्स रीच करेगा हम लोग का आई तक और समटाइम्स रीच नहीं करेगा। तो इसी वजह से हम लोग को ट्विंकलिंग करता हुआ दिखता है। एक्चुअली ट्विंकलिंग नहीं करता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे है, सपोज मान लो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं और यहाँ पे स्टार इसका अपना एक्चुअल पोजीशन है, बट लाइट जो है यहाँ तक आने में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना, तो ऐसे ये डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा हम लोग को यहाँ सपोज दिख रहा है। तो ये क्यों ऐसा बेंडेड दिख रहा है? क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है बार बार। कभी लाइट हम लोग तक पहुंच रहा है, कभी नहीं पहुंच रहा है। इस एटमॉस्फेयर के बीच में बहुत सारा क्या है, डेंसर है मीडियम। तो यहाँ पे मल्टीपल रिफ्रैक्शन होगा। मल्टीपल रिफ्रैक्शन होने की वजह से समटाइम्स लाइट हमारे आई तक पहुंचेगा, समटाइम्स हमारे आई तक नहीं पहुंचेगा। इसी फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ये क्यों होता है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक, समझ में आ गया? तो इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल्स में इसको दिखा देंगे नोट्स में, क्योंकि 10th क्लास के एग्जाम में पूछा जाता है बोर्ड में। ठीक है ना, 10th क्लास के बोर्ड में पूछा जाता है, तो अच्छे से इसको पढ़ोगे घर में एक बार। चलो अब एक कॉन्सेप्ट और बता देते हैं, थोड़ा सा छोड़ देंगे इसको बता के बस। ठीक है, देखो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको रिवाइज करना। इतना पढ़ाए है ना, रिवाइज करना। ज्यादा कुछ ऑप्टिक्स में नहीं बचेगा। इसके बाद हम लेंस पढ़ेंगे, लेंस का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और 1-2 क्लास में लोग सवाल के लिए रखेंगे, सिर्फ डाउट डिस्कस करेंगे उस पर। डाउट क्वेश्चंस, कुछ अच्छा सवाल सब। तब तक तुम लोग भी बनाओ। ठीक है, जो भी किताब या पैकेज है तुम लोग के पास, उससे एक एक करके क्वेश्चन बनाते रहो। एक क्लास में डाउट और सिर्फ सवाल डिस्कस करेंगे। और इसके बाद लेंस पढ़ेंगे हम लोग, लेंस फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद पावर ऑफ लेंस है। ये सब पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज देखते ग्रुप में आज भेज देंगे कुछ क्वेश्चन, और वो सब हो जाएगा। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे ह्यूमन आई वगैरह। ठीक, लेकिन इसको खत्म होने में 2-3 क्लास लगेगा और। तो TIR क्या होता है? देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको हम लोग। इसका डेफिनेशन क्या है कि जब भी लाइट ट्रेवल करता है किसी डेंसर से रेयर मीडियम पे, याद रखना हमेशा किसी डेंसर से रेयर मीडियम पे ट्रेवल करता है अगर, तो ये बेंड करता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हमेशा नॉर्मल से अवे बेंड करता है। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर जाए, ठीक है ना, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर जाए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ने से, मतलब when light of ray travel from denser to rarer medium it bend away from the normal। definitely हम लोग जानते हैं कि जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम पे ट्रेवल करता है, ये हमेशा अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करता है। ठीक है, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करता है। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अगर
एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ जाए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ने से, तो किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर वैल्यू द एंगल ऑफ इंसिडेंस द रिफ्रैक्टेड रे सबटेन एट 90 डिग्री एंगल विद द नॉर्मल, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंट इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल हिंदी में हम लोग बोलते हैं इसको, हिंदी वर्ड जो जानने का मतलब नहीं है, कुछ नहीं बताते हैं ऐसे ही, इसको हम लोग क्रांतिक कोण बोलते हैं। कोण मतलब एंगल होता है, क्रिटिकल का मतलब जानते ही हो क्रिटिकल क्या होता है, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्दर इंक्रीज, रे कम बैक इन द सेम मीडियम, दिस phenomenon is known as TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो अब इसको हम समझाते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, इसमें लाइट रे ट्रेवल कर रहा है कहां से कहां तक, डेंसर से रेयर मीडियम पे, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। ऐसे करते इसको तुम बढ़ाते जा रहे हो, किसको, इस इंसिडेंट एंगल को। तो जब ये इंसिडेंट एंगल कुछ पर्टिकुलर एंगल पे, जब इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस रखोगे, तो अगर रिफ्रैक्शन एंगल इस तरह 90 हो जाए पूरी तरह से, ये 90 हो गया, उस समय का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, उसी को हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल एंगल थीटा सी, ठीक है, उसी को बोलेंगे क्रिटिकल एंगल थीटा सी। अगर और एंगल ऑफ इंसिडेंस को फर्दर बढ़ा दे रहे हो थीटा सी से भी ज्यादा, तब ये वापस उस मीडियम पे नहीं जाके इसी मीडियम पे बैक कर जाएगा। इस फिनोमेना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूरा लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर गया इंटरनली, रिफ्रैक्ट नहीं किया, क्या कर गया, रिफ्लेक्ट कर गया। इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, और लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, और लाइट हमेशा डेंसर से रेयर ट्रेवल करना चाहिए, जैसे कि ग्लास टू एयर या फिर वाटर टू ग्लास टू एयर, या वाटर टू एयर, फिर ग्लास टू वाटर, ठीक है, क्योंकि ग्लास टू वाटर भी हो सकता है, ग्लास का 1.3 होता है, वाटर का 1.5 होता है, ठीक है, सॉरी वाटर मतलब ग्लास टू वाटर, ग्लास डेंसर हो जाएगा, ग्लास का और ज्यादा होगा, ठीक है। एक सेकंड रुको। तो हमेशा लाइट ट्रेवल करेगा ना फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, जैसे ग्लास टू एयर, वाटर टू एयर, ग्लास टू वाटर, इस तरह। समझ में आ गया? तो इसको याद रखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेबल से देख सकते हो वैल्यू सब। इसका डेरिवेशन है, तो इसका डेरिवेशन अगले क्लास में बताएंगे, थोड़ा समझा देंगे इसको। सर एक बार फिर से बता दीजिए सर। हाँ बता दे रहे हैं, TIR। सुनो एक बार बता, सब लोग सुनो, ये हम नहीं बता रहे अभी, इसको लास्ट क्लास नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, नहीं ज्यादा हो जाएगा फिर, ये थोड़ा अच्छे समझाना पड़ेगा, ये अभी नहीं बता रहे हैं, ठीक है, बस इतना बता के छोड़ दे रहे हैं। सुनो क्या बोले, अभी तक हम लोग अच्छे से घर में, लेकिन पढ़ना रिवाइज करना है, तो सब भूल जाओगे जो बोले अब तक। अभी हम लोग क्या देखे कि अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पे ट्रेवल करेगा, तो लाइट हमेशा बेंड करता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये बात सभी को पता है, ठीक। तो मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते गए, एक कोई पर्टिकुलर एंगल पे रिफ्रैक्टेड रे पूरी तरह से 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री, उस समय का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मतलब जिस एंगल पे रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग बोलते हैं थीटा सी, क्रिटिकल एंगल, ठीक। क्लियर है बात? यस सर। अभी अगर क्रिटिकल एंगल से और भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते गए, मतलब थीटा सी का तो वैल्यू था एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब हम लोग और ज्यादा बढ़ाते गए, सपोज I2 ले लिया इस बार, मतलब थीटा सी से बढ़ा के I2 ले लिए, उस समय लाइट रिफ्रैक्ट नहीं करके अपने ही मीडियम पे वापस ये रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। इसी फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल से हमेशा ज्यादा होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है, दिख रहा होगा। और ये वाला कंडीशन हो गया। और दूसरा हो गया कि लाइट शुड बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, लाइट हमेशा ट्रेवल करेगा फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। बोलो समझ में आ गया? यस सर। सर एक बार सर मैं बोलूं सर जो हाँ समझ बोलो आया। बोलो। सर वो जो ऑब्जेक्ट है वहां से वो रिफ्रैक्ट कर रहे हैं, तो जब वो रिफ्रैक्ट कर रहे हैं तो सर वो डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है, और फिर जाते जाते वो 90 डिग्री का फॉर्म हो जा रहा है। कब फॉर्म होगा? जब हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते रहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज किसी पर्टिकुलर एंगल पे। हाँ वेरी गुड।
उस एंगल को क्या कहेंगे? उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल। उसके आगे बोलो। उसका बढ़ाते जाएंगे और फिर बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा टाइम आएगा जब वो रिफ्रैक्ट ना करके वो अपने ही मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अपने मीडियम पे रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। इसी Reflect फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक, Yes, sir. क्या दो कंडीशन होगा इसके लिए? Sir, two conditions. Sir, we have to increase the angle of incidence, and light should travel from a denser to rarer medium. हाँ, वेरी गुड। एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। Critical angle. ठीक, वेरी गुड। और कोई कुछ नहीं बोलते, ये बोलती है आंसर, और बस एक दो बच्चा लोग बोलता है। सब लोग बोला करो, हमको कैसे पता चलेगा कौन समझ रहा है कौन नहीं समझ रहा है। ठीक है, कोई आंसर सब लोग दिया करो। क्लास में हो तो फिर समझ में आता है, नहीं भी बोलोगे तो जाके पूछ लेंगे समझ में आया कि नहीं। भाई यहाँ नहीं पता चलता है ना, तो किसी को डाउट होगा पूछना। ठीक है, चलो हम लोग क्लास फिर यहाँ पे क्लोज करते हैं। अगला क्लास में हम लोग बात करेंगे, ये समझाएंगे ये वाला चीज। ठीक, बताए तो तुम लोग क्या क्या रहेगा बाकी, और ये सब चीज बता देंगे। एक सेकंड, ये बता देंगे यहाँ तक पूरा अच्छे से, और थोड़ा सा फिर उसके बाद हम लोग लेंस स्टार्ट कर देंगे। लेंस खत्म हो जाएगा अगले क्लास तक, कॉम्बिनेशन लेंस भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगला क्लास में लेंस पूरा हो जाएगा, या फिर एक क्लास और लगेगा। फिर एक दो क्लास में सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे, बढ़िया टाइप का, क्रिटिकल एंगल का, लेंस का, इस तरह का कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग। ठीक है, और कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल तुम लोगों को भेज देंगे इस बीच में। फिर शुरू करेंगे ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई में पहले तो बहुत थियोरेटिकल पार्ट सब है, आई क्या होता है, आई का डिफरेंट पार्ट्स, उसके बाद मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, ये सब चीज पढ़ेंगे। फिर प्रिज्म पढ़ना है हम लोग को, प्रिज्म के बाद फिर डिस्पर्शन पढ़ना है, बस डिस्पर्शन के बाद हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्टिक्स भी तुम लोग का बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, मतलब जल्दी मतलब और 3-4 क्लास मैक्सिमम, 4 क्लास में बहुत अच्छे से हो जाएगा। लेकिन यही है कि तुम लोग क्वेश्चन बनाते रहो घर में, क्वेश्चन आंसर नहीं बनाओगे तो फिर भूलते रहोगे। तो पूरा A to Z 100% कंप्लीट करते करते चलो, कोई भी चीज डाउट नहीं रखना है। जैसे मैग्नेटिज्म 100% हो गया, करंट 100% हो गया, तो अभी नहीं भी हुआ तो उसको पढ़ो, कंप्लीट करो जल्दी से। ऑप्टिक्स भी 100% कर लो, क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, बस सोर्स ऑफ एनर्जी बचेगा। तो शायद हटा भी दिया इस साल सिलेबस से, लेकिन हम पढ़ा देंगे। ठीक है, 2 क्लास ले हम पढ़ा देंगे, उसमें बस न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ा देंगे, बाकी तुम लोग तुरंत समझ जाओगे। तो फिजिक्स हम लोग का बहुत जल्दी 10th क्लास का हो जाएगा, और अच्छे से हो जाएगा। लेकिन दिक्कत यही है कि तुम लोग क्वेश्चन नहीं बनाओगे तो बहुत दिक्कत है, फिर भूल जाओगे, फिर हमको भी समझ नहीं आएगा, इसलिए बनाओ। ठीक है, चलो हम लोग क्लास यहाँ पे क्लोज करते हैं, फिर हम लोग अगला क्लास में मिलेंगे।